आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले गिट के ऊपर और गिटहब के ऊपर। बट गिटहब को अभी के लिए हम 5 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी बात में आधे घंटे के लिए कह रहा हूँ कि आप भूल जाओ गिटहब को। गिटहब क्या है? गिटहब एक अलग चीज़ है, गिट एक अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ें, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है हमको। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। गिट बिल्कुल अलग है, गिटहब बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन ये है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, बट दोनों अलग हैं। दोनों के अलग अलग डिफरेंट वर्क हैं, दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं, दोनों के डिफरेंट वर्क फ्लो है, लाइफ साइकिल दोनों की अलग है, बट डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो आज हम बात किस पे करने वाले हैं? गिट के ऊपर और गिटहब के ऊपर। बट पहले बात करेंगे गिट के ऊपर। व्हाट इज गिट? गिट क्या है? तो गिट के अंदर हम कुछ चीज़ें जो बात करेंगे। गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये दूसरी बार सुन रहे हैं कि वर्जन कंट्रोल एक सिस्टम होता है। ठीक है, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि अब हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले तो गिट क्यों आया मार्केट में, जरूरत क्यों पड़ी गिट, वाई गिट रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ गिट के, गिट के कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर पूरी बात करेंगे, मेजर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, फीचर्स की बात करेंगे, व्हाट द फीचर्स ऑफ गिट। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे मास्टर इन गिट कमांड, क्या क्या कमांड्स है जो हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो इसका वर्कफ्लो है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, जैसे कि आपका विंडोज के ऊपर भी काम करता है, लिनक्स के ऊपर भी करता है, और आपका मैक ओएस के ऊपर, सबके ऊपर है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? लिनक्स के द्वारा बनाया गया, जिसका आप आई थिंक देखो। अच्छा, बट मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल पे ज़्यादा वो फोकस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें गिट क्यों चाहिए, जिसमें आपके ये तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले गिट के बारे में बात करते हैं। गिट क्या है? ठीक है, गिट एक तरीके की क्या है? रिपॉजिटरी है। ठीक है, गिट, ठीक है, गिट क्या है? एक तरीके की रिपॉजिटरी है। एक तरीके से आप मान लो कि एक फोल्डर है, आप ये कंज्यूम करके चल रहे हो कि एक फोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म्स यूज होता है आईटी के लिए और किसी भी रिपॉजिटरी के लिए, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, राइट। सो ये क्या है? गिट एक तरीके का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, चलो देख लेना आप। ठीक है, या फिर कई लोग इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, जो टर्म्स यूज होता है, एक और नाम आता है जो कि बहुत ज्यादा लोग सुने हुए हैं। ठीक है, आईटी में तो हर बंदा सुना होता है। इसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है कि सोर्स कोड को क्या कर रहे हैं हम? मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सोर्स कोड कौन सा? सोर्स कोड वही होता है जो डेवलपर बनाता है, उसी कोड की बात कर रहा हूँ मैं। कोई अभी अलग कोई डिफरेंट कोड की बात नहीं कर रहा हूँ। कोड वही जो डेवलपर बनाता है, जो डेवलप करता है। ठीक है, जिससे हमारी एप्लीकेशन चलती है, जिससे हमारी वेबसाइट चलती है, मैं उसी कोड की बात कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 4 टीम के बंदे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 लोग हैं, राइट। एक एग्जाम्पल से समझना, ये पहला बंदा हो गया, ये दूसरा एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, ये तीसरा एम्प्लॉय हो गया कंपनी के अंदर,
कोर एम्प्लॉय मतलब, अब मैं इसको डेवलपर बोल रहा हूँ कि ये डेवलपर हैं जो कोड जो है डेवलप करते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता था कि जैसे इस बंदे ने कोड बनाया, कोड बना के वो यहाँ डाल देता था। यहाँ क्यों डाल देता था भाई? यहाँ इसलिए डाल देता था कि कोड बना बना के यहाँ अपडेट कर देता था। उससे क्या होता था कि दूसरा बंदा अगर कोई आता है तो वो भी यहाँ पर अपना कोड डाल देता था, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो कोई एक एग्जांपल समझ करो कि ये मैनेजर है ना। अब इसको मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है, उसका काम है मैनेजमेंट का, तभी तो उसको मैनेजर बोला जाता है। तो क्या मैनेज कर रहा है? वो उनके डेवलपर के कोड को मैनेज कर रहा है कि भाई कौन कितना काम कर रहा है और उसका आप मुझे डेली अपडेट दो। तो पहले वाले बंदे ने काम किया, वो इधर डाल दिया, मैनेजर के पास पहुंच गया। दूसरा वाले बंदे ने आया, उसने भी यहाँ पर डाल दिया। तीसरा वाला बंदा आया, लो भैया मेरा भी कोड ले लो। चौथा वाला आया, इसने बोला ये भी मेरा कोड ले लो। अब मैनेजर भी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई 4 बंदों ने कोड भेजे हैं, मैं किस किस का चेक करूं। अगर हो सकता है ये तो 25 बंदों की टीम होती तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कुछ ऐसा वर्कफ्लो होना चाहिए जिससे कि एक तो कोड जो बना रहा है उसमें अपडेट नहीं मिल पाता था कि भाई इसने कितना काम किया है। मालूम पड़ा सेम काम इसने किया है, वही सेम काम इसने कर दिया, तो टाइम खराब हो गया हमारा, राइट। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी टाइम खराब हो। मैं चाहता हूं अगर किसी बंदे ने कोड ए बनाया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो फिर दूसरा बंदा भी कोड ए ना बनाकर क्या बनाए, कोड बी बनाए, यानी वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे। कि वो डायरेक्ट मालूम पड़ा कि वो भी ये बना रहा है, ये भी एक ही वर्कफ्लो पे काम कर रहे हैं, यानी कि ये भी लॉगिन पेज बना रहा है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप फ्लिपकार्ट की कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट है आपके पास, वो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ये लॉगिन पेज बना रहा है, तो ये भी लॉगिन पेज क्यों? क्योंकि इसके पास अपडेट नहीं है। तो इन सब ने कोड मैनेजर को भेज दिया, मैनेजर ने टाइम लगा दिया अपडेट करने में, या हो सकता है ये लीव पे चला गया तो उनको अपडेट नहीं मिला, तो ये दोनों काम कर रहे हैं। अभी तो ये 4 बंदे, हो सकता है कि 25 टीम के बंदे हो, 25 डेवलपर हो, तो फिर तो मैनेज करना और ज्यादा कठिन हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या था, सोर्स कोड मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी कि हर कोई कोड बनाता था, यहाँ पर भेज देता था, फिर उसमें अपडेट नहीं मिल पाता था। फिर कभी कभार ये भी होता था कि ये कोड जो इसने बनाया है वो इससे मैच करता था तो वो कॉम्पिटेबल नहीं होता था, या कहीं ना कहीं एक एरर जनरेट हो जाते थे कि ये कोड मैच नहीं कर रहा है, जो लॉगिन पेज आपने बनाया है वो लॉगआउट पेज से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ जाती थी, ठीक है। तो ये होता था हमारा मैनेजमेंट का तरीका, ठीक है। अब गिट में क्या हुआ, गिट जब सोर्स कोड बना तो गिट इसको हम बोलते हैं, इसको नॉर्मल हम बोलते थे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाए, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वीसीएस, तो आपको उसका जवाब देना है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसके ऊपर पूरी बात करूंगा अभी, ठीक है। तो ये एक होता था वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आप कोड को ले रहे हो, डेवलपर कोड बना रहा है, वो मैनेजमेंट को भेज रहा है, और उस सोर्स कोड से वो अपने चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से वो कोड डेवलप हो रहा है और बड़े आराम से किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली स्टेजेस थी, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे थे। गिट नहीं है ये स्टेजेस, एक वर्क फ्लो है कि काम इस तरीके से जो पहले होता था वो एक तरीका है। बट यहाँ पर बहुत सारी हमारे साथ दिक्कत आने लगी, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग ना, डेवलपर जो कोड बनाता था वो यहाँ पर अपडेट इसने किया, हो सकता है कि ये काम कर ही ना रहा हो और एक दो काम करके फिर अपडेट कर रहा हो। तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत आती थी कि यार, कि इसने तो बहुत कम काम किया, लेकिन इसको कैप्चर कैसे करें कि इसने कितना काम किया है। तो इस चक्कर में हमारे क्या होता था, हमारे जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो अगर 7 डेज में होनी थी तो वो कहाँ लग जाते थे, 3 मंथ लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही कंफ्यूज रहते थे भाई, कि भाई आपने क्या बनाया, और मालूम पड़ा दोनों एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर उसमें मैनेजमेंट को पहुंचता था, मैनेजमेंट ये बोलता था कि भाई इसने बढ़िया बनाया, वो कोड लेके आओ। पहले इसको बोला ये तुमने बना दिया, ठीक है अब तुम मत करो, इसने बनाया, इसके कलरफुल अच्छे थे, इसका कोड अच्छा था, वो क्लाइंट को पसंद आया, इसने डिलीट कर दिया, अब वो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो ये काफी दिक्कत होती थी। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक मार्केट में एक टूल आया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन सा टूल आया, ठीक है। अभी गिट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गिट के ऊपर हम अभी पहले स्टेजेस समझ रहे हैं, उसके स्टेजेस क्या है, ठीक है। अरे भाई, अब मार्केट में एक टूल आया जिसका नाम था बिट कीपर,
ठीक है, शायद लोगों ने सुना नहीं, बहुत कम चलता था बिट कीपर। ठीक है। अच्छा, ये जो बिट कीपर था, ये लिनक्स के भी बंदों को मिलता था, यानी कि जो लिनक्स टूवर्ड्स की टीम है उनको ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, यानी कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको, उनके डेवलपर के लिए, ठीक है, डेवलपर्स के लिए ये उनको देता था। ठीक है, लेकिन बट ये 2005 से इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया लिनक्स से। ठीक है, यानी रेड हैट टीम बोल लो या फिर होल लिनक्स की टीम से इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कुछ इसने बिट कीपर वाले ने बोला कि आपको इसका ना बहुत हाईली चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लिनक्स टूवर्ड्स रेडी नहीं था। ठीक है, तो 2005 में इनसे कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और उसके बाद लिनक्स टूवर्ड ने गिट बनाया था। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले हम एक वर्कफ्लो को पॉइंट कर रहे हैं। वर्कफ्लो पॉइंट क्या है हमारा, कि एक सोर्स कोड मैनेजमेंट की मैंने बात की। ठीक है, सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी एक पहले एक टर्म यूज किया था मैंने, सोर्स कोड मैनेजर, सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, अब उसमें सोर्स कोड मैनेजमेंट में क्या दिक्कत होती थी कि हम करते थे वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वर्जन कंट्रोल से क्या होता था, हर कोई अपना अपना कोड भेजता था, लेकिन उसमें काफी सारी दिक्कत, जैसे कि मैंने बताया कि अपडेट नहीं हो पाता था, अपग्रेड नहीं हो पाता था, कोई बंदा काम कर पा रहा है उसका हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा था। तो इस चक्कर में क्या है, सोर्स कोड के अंदर दो चीजें निकल के आई। दो चीजें क्या निकल के आई, एक तो कोड के अंदर एक चीज हमने, एक टर्म्स आया, रिपोजिटरी आप इसको बोल सकते हो या फिर एक स्टोरेज एरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बना, यहाँ पर हमने बनाया एक तो सेंट्रलाइज। ठीक है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी आप उसको उसको बोल सकते हो। ठीक है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हो आप इसको, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सोर्स कोड के अंदर की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोर्स कोड के अंदर ही दो तरीके के जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम आए। पहला आया सेंट्रलाइज और दूसरा आया डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, वीसीएस आया, उसके बाद आया हमारा बिट कीपर। बिट कीपर किस किस रिपोजिटरी के ऊपर काम करता था, बिट कीपर जो रिपोजिटरी काम करता था वो ये वाला काम करता था, राइट। बिट कीपर जो वर्क करता था, जो उसका वर्क फ्लो था, वो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड था सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। और जो हमारा गिट आया है वो किससे काम करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड काम करता है। अब इसका पूरा एक टर्म समझाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, ठीक है, सेंट्रलाइज क्या है। पहले बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, पहले हमने बात करी आपके सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मल वीसीएस की, यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। वर्जन कंट्रोल के अंदर क्या होता था कि एक मैनेजमेंट होता था, वो अपना अपना कोड अपने अपने जो है लोकल रेपो के अंदर डाल के उनको दे देते थे, जिससे कि वो टेस्ट करते थे और उसमें काफी टाइम लगता था और काफी डिले हो जाता था, जिससे कि प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हो पाता था, डिलीवरी नहीं हो पाती थी, ऑन टाइम पर सारा काम नहीं हो पाता था। उसी चीज को देखते हुए एक रिपोजिटरी बनाएगी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जिसको हमने नाम दिया सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसके अंदर का फ्लो अब समझते हैं कि उसके अंदर का क्या फ्लो है, जिसके अंदर हम पूरी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो काम करते थे डेवलपर, उसका एक क्या वर्जनिंग हो जाती थी। वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज का एक वर्जन बन जाता था। जैसे अगर कोई बंदा ए कोड बना रहा है, ठीक है, ए कोड बना रहा है, तो उसका वर्जन का नाम हो जाएगा कि भाई ये वर्जन 1 है। अगर कोई डेवलपर बी कोड बना रहा है, ठीक है, और उसने कोड बनाया, तो उसका वर्जन कंट्रोल का जो वर्जन बन जाएगा, उसका वर्जन सपोज 1.1 बन गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्जन की एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी कि भाई ये पहले बना है, ये बाद में बना है, अब जो नेक्स्ट बनेगा वो सपोज करो 1.2 बन गया। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोलिंग काम करता था, लेकिन उसमें काफी दिक्कत आने लगी, तो फिर हम किस पर आए, सेंट्रलाइज। जो हमने एक टर्म्स मैंने यूज किया, वो बोला मैंने कि भाई आपका बिट कीपर है। ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रेस, इसको बड़ा करना है भाई। कैसे बड़ा होता है भाई, ये इसमें एक बटन काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। सो
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रलाइज की, ठीक है। यानी सोर्स कोड मैनेजमेंट मैंने बताया, सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर दो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बताए, एक बताया मैंने सेंट्रलाइज, दूसरा बताया डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब उसके ऊपर ही एक बात करेंगे अपन, सबसे पहले सेंट्रल की, जिसका मैंने एक टूल का नाम लिया बिट कीपर, ठीक है। अब यूज नहीं होता मार्केट में, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है। पहले डेवॉप्स भी नहीं आया था मार्केट में, तो डेवॉप्स के लिए ही रिगार्डिंग यूज होता था, लेकिन अब डेवॉप्स भी मार्केट से आ गया है, बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन नहीं होती थी चीजें, ठीक है। तो उसके लिए ये होता था। अब बात कर रहे हैं इसमें अपन सेंट्रलाइज की, अब उसका रोल समझते हैं कि वो क्या है। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यानी सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसके अंदर बहुत सारी क्या थी, स्टेजेस थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, कि सेंट्रलाइज के अंदर क्या बनता था, एक रेपोजिटरी बनती थी यहाँ पर, ठीक है। रेपो आप एक तरीके से बोल दो रेपोजिटरी की, यानी कि एक तरीके क्या है, ये स्टोरेज है, यानी कि आप इसको स्टोरेज बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक डायरेक्टरी अभी मान सकते हो कि यही एक तरीके की डायरेक्टरी है, जिसके अंदर डेवलपर कोड लिख रहा है और डेवलपर की फाइलें यहाँ पर आ रही हैं, अभी आप एक तरीके से ये मान लो, ठीक है। लेकिन ये क्या होता था, ये होता था हमारा रिमोट सर्वर, ठीक है। रिमोट सर्वर, यानी कि एक ऑनलाइन सर्वर बोल दो आप इसको, कि एक ऐसा ऑनलाइन सर्वर जहां पर आपके पास एक स्टोरेज एरिया, जैसे कि आप क्लाउड मान लो, जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव मान सकते हो आप इसको, कि एक तरीके की गूगल ड्राइव है, जहां पर क्या होता था, डेवलपर अपना कोड बनाते थे, ठीक है। ये डेवलपर है, यानी कि ये एक वर्किंग स्पेस आप बोल सकते हो इसको, ये वर्किंग स्पेस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेवलपर अपना कोड बना रहा है, ठीक है। यहाँ बैठ के अपना अपना हर कोई अपना कोड बना रहा है, कौन से, अपने अपने लैपटॉप पे बैठकर। यहाँ पर सपोज मैंने इसको नाम दे दी कि ये मेरा PC 1 है, ये PC 2 है, ठीक है, ये मेरा PC 3 है, यानी कि अपने अपने लैपटॉप लेकर हर कोई अपना अपना क्या बना रहा है, कोड बना रहा है, ठीक है। अब कोड को बनाने के बाद ये क्या करता था, ये कोड अगर कोई बना रहा है यहाँ पर बैठ के बंदा, तो वो यहाँ पर क्या चाहता था कि वो इन तीनों से सिंक हो जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, ये कोड बनाया इसने यहाँ पर डाल दिया, इस कोड को यहाँ पर डालने की जो टर्म्स यूज होता है वो बोलता है कमिट, यानी कि मैंने कोड को कमिट कर दिया, नाम आपने सुना होगा कमिट वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बंदे ने जो कोड बनाया उसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसने कमिट कर दिया, यानी इस रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया, इस रिपोजिटरी के अंदर आप ये बोल सकते हो कि सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब जैसे ही सपोज करो ये बंदा रहता है इंडिया में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बंदा रहता है इंडिया में, ये रहता है भाई अमेरिका में, US में रहता है, ठीक है, ये रहता है कनाडा में, ठीक है, एक एग्जाम्पल मानना। तो अब ये आया, तो अब ये सुबह क्या था, इसकी शिफ्ट थी सुबह की, ये सुबह कोड बनाया और अपडेट करके यहाँ डाल के चला गया। फिर सुबह ये बंदा आया, इसने क्या किया, यहाँ पर ये रिपोजिटरी पे आया, यहाँ से कोड उठाया, देखा कि भाई इस वाले ए वाले बंदे ने कितना काम किया है, इसने देखा कि हमें इतना काम कर दिया, अब मेरे को उससे नेक्स्ट काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, बी काम को करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्री वाला बंदा आया, इसने देखा यहाँ पर आके, फिर इसने क्या कर दिया, इसको कमिट कर दिया, यानी अपना काम करने के बाद इसने क्या कर दिया, इसको कमिट कर दिया। कमिट किया तो वो यहाँ पर आके सेव हो गया, उसका अलग वर्जन बन गया। वर्जन क्या, यानी कि पहले एक वर्जन था 1, फिर बन गया वर्जन 2, 1.1, फिर बना वर्जन 1.3, 1.2, इस तरीके से वर्जन बनते चले गए, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये जो बंदा काम कर रहा है वो हमें मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर सेव हो रहा है हमारे रिमोट सर्वर पे, और दूसरा बंदा जब आ रहा है तो वो यहाँ से देख पा रहा है कि मैंने जितना काम ए बंदे ने किया है वो, अब मैं बी से स्टार्ट करना है मेरे को, तो अब मैं बी से स्टार्ट करूंगा। फिर ये बंदा आया, ये अपनी नाइट शिफ्ट करके चला गया, अगले दिन ये आया, इनकी इवनिंग शिफ्ट थी भाई बंदे की, तो ये आया, इसने जाकर देखा कि भाई बी तक काम हो चुका है, अब मेरे को सी से काम स्टार्ट करना है। तो एक ऐसा फ्लो बन गया सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, कि जब भी कोई बंदा आता था, एक तो एक दूसरे से वो सिंक हो गए, सिंक होने के बाद क्या हुआ कि वो इनको एक दूसरे के काम के तरीके का मालूम पड़ गया, और काम का फ्लो मालूम पड़ गया कि ये कितना काम कर रहा है। सपोज इसने 10% काम किया था, तो इसने 10 से लेकर स्टार्ट किया और 20% पर ले गया। अगर ये 20% तक इसने किया था, तो वो इसने 35% पर ले गया, ठीक है। यानी एक तरीके से काम जल्दी हो रहा है हमारा,
बेनिफिट हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि किस बंदे ने कितना काम किया है, और काम करने के बाद वो अपने रिपोजिटरी में सेव कर रहा है, अपने रिमोट सर्वर में सेव कर रहा है। बट बट इसके अंदर भी कुछ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? क्योंकि ये रिमोट सर्वर था, एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी से बहुत बहुत नेटवर्क फ्लो बहुत लेट होता था, कमिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, रिपोजिटरी में अपडेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो उसके लिए भी लोगों को वेट करना पड़ता था, बहुत ज्यादा उनका टाइम खराब होता था। प्लस अगर कहीं ना कहीं ये रिमोट सर्वर, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ रिमोट सर्वर कभी डाउन पड़ जाता था, तो इनको कोड नहीं मिल पाता था, और ये पूरे 2 2 3 3 घंटे बैठे रहते थे इसके ऊपर ट्रबल शूटिंग करना, या फिर ऐसा करना, या फिर अगर ये बिट कीपर का है, बिट कीपर का होता था, फिर उनके साथ टिकट रेस करते थे वेंडर के साथ, फिर वो वेंडर कब लॉगिन होता था, कब उनको जवाब देता था, कब इनका इशू रिजॉल्व करता था, तब तक और ज्यादा टाइम खराब हो जाता था। तो कुछ ऐसा मार्केट में हमें और चाहिए था कि जिससे कि हमारी क्या बन जाए, कि हम जो कोड लिखें वो लोकल लोकल हमारे लैपटॉप में रहे, और साथ में साथ कहाँ रहे, हमारे रिमोट सर्वर पे भी रहे। इसमें ये भी लॉस था कि सपोज करो अगर यहाँ पर ये वाला सर्वर डाउन चला गया, टर्मिनेट हो गया, या कुछ भी एक्सवाइजेड के साथ कुछ भी, क्योंकि ये भी एक मशीन है, मशीन का कोई भरोसा नहीं, मशीन कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। तो अगर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सर्वर, हमारा रिमोट सर्वर एक बार डाउन चला गया या बंद हो गया, तो हमारे पास तो कोड बचा ही नहीं। जितना हमने अभी तक काम किया है 3 महीने में पुराना, वो सारा हमारा काम चला जाएगा, सारा हमारा कोड चला जाएगा। और प्लस दिक्कत भी यही होती थी कि हमें अगर बैक जाना है, किसी कोड वर्जन में बैक जाना है, तो वहां पर भी रोल बैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो ये एक अच्छा था मार्केट के हिसाब से, बट इसमें भी क्या थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट थे, इसके कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये थे कि रिमोट सर्वर पे रिपोजिटरी पुश करने में टाइम होता था, फिर उसको वापस लाने में टाइम होता था, जिसको हम पुल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसी चीज को देखते हुए, पहले तो ये बहुत अच्छा चल रहा था, 2005 तक बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो हालांकि लिनक्स वाले बंदों को और जो डेवलप्स की टीम है उनको भी काफी दिक्कत हो रही थी, डेवलपर को काफी दिक्कत हो रही थी। बट कुछ मतलब ठीक था कि एक तरीके से काम हमारा चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से फ्लो हमारा बन रहा था। अब जब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया, ठीक है, तो अब वहां से इन्होंने सोचा कि एक ऐसा भी टर्म्स होना चाहिए कि हमारा जो रिमोट सर्वर खराब हो जाता है तो हमारे पास बैकअप नहीं बचता, हमारे पास डाटा नहीं बचता, हमारा कोई कोड नहीं बचता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बार बार बैकअप करते चलें, कि हमने अगर सपोज करो एक कोड के अंदर अगर हमने एक ब्लू कलर को डाल दिया, एक पट्टी को ब्लू कलर में डाल दिया, अब उसके लिए पहले फिर बैकअप करें। बैकअप लेने में भी टाइम लगता था, ये नहीं कि एक ही बार में बैकअप हो जाता था, बैकअप करने में भी काफी टाइम लग जाता था। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाफट सिंक कर ले, और सिंक करने के बाद सीधा हमारी रिपोजिटरी में डाल दे। तो इसी चीज को देखते हुए मार्केट में एक और टर्म्स आया, जिसको हमने क्या नाम दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब मैं तीसरे टर्म की बात कर रहा हूं जो अब मार्केट में चल रहा है, जिसको आप पता है क्या बोलते हो, गिट बोलते हो, ठीक है। एक्चुअल में गिट वही है। गिट हब की बात नहीं करूंगा, पहले गिट की बात करूंगा, ठीक है। ओके, सो अब गिट किसके ऊपर काम करता था? गिट जो काम करता था वो हमारा काम करता था डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करता था। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का क्या रोल हो गया, और हमने सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को क्यों छोड़ दिया, क्यों उसको त्याग दिया, उसका भी रीजन है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल ज्यादा बढ़िया था एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड भी, जो मैं बात कर रहा हूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, राइट। तो ये भी यहाँ पर भी हमें क्या मिलती थी, एक रिपोजिटरी मिलती थी, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो रिमोट सर्वर। फ्लो सेम था लेकिन कुछ चीजें ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ इसमें हमें भी रिमोट सर्वर मिलता था, ठीक है। अच्छा, इसको कुछ लोग बोलते हैं, बोलते क्या है, वो है गिटहब, जिसको अभी आपने सुना ये गिटहब है, या फिर आप इसका नाम दे सकते हो गिट लैब, वो भी अलग चीज है। अच्छा, एक टर्म्स और एक नाम सुना होगा बिट बकेट, है ना। यानी कि एक तरीके का ये एक स्टोरेज है। या AWS के टर्म्स की बात करूँ तो S3
S3 बकेट भी इसको आप बोलो तो गलत नहीं है, क्योंकि ये हमें क्या चाहिए कि स्टोरेज एरिया चाहिए जहां पर हमारा कोड क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यही लो। आप रिमोट सर्वर में बहुत सारी चीजें आपके पास ले सकते हो। जो है गिटहब है, जो गिटलैब है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, बिट बकेट अलग अलग कंपनी का है, S3 बकेट AWS का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग से कनेक्टेड है हमारी। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को पढ़ना और समझना, ये टर्म्स बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं थोड़ा ना इसमें स्पेस ज्यादा चाहिए मेरे को, जिससे कि मैं एक अच्छा डायग्राम बना पाऊँ। एक मिनट रुकना, काफी बड़े बना दिए, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ उसको ना। गिट हो गया हमारा। ठीक है, और गिट के बाद मैंने क्या बनाया है, इसको नाम क्या देंगे हम, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ ना। ठीक है, इन शॉर्ट लिख दिया DCVS, है ना। पुराना वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेंट्रलाइज वाला। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल वर्जन सिस्टम। ठीक है, और उससे जो पहले हमने पढ़ा था वो था हमारा VCS, नॉर्मल VCS। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम था वो हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बना, ये बना हमारा रिमोट सर्वर। ठीक है, इसको नाम दिया दोस्त हमने, ये हमारा एक रिमोट सर्वर है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर गिटहब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, बट चलो ठीक है, आप समझ लो। गिटहब यानी कि एक तरीके से हमारी क्या है, ये रेपोजिटरी है। ठीक है, एक तरीके से आप एक हमारी एक डायरेक्टरी आप इसको मान लो, या फिर अगर डायरेक्टरी नहीं समझ पा रहे हो तो एक फोल्डर मान लो दोस्त, है ना। विंडो की भाषा में फोल्डर बोलते हैं हम इसको, या फिर एक स्टोरेज एरिया मान लो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होता था कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें बेनिफिट क्यों मिला। बेनिफिट ये मिला कि जो कोड बनाए, हम क्या चाहते थे कि डेवलपर जो कोड बनाए वो कोड डायरेक्ट रिमोट सर्वर पे जाकर सेव ना हो जाए, वो पहले हमारे लैपटॉप में सेव हो। यानी कि हमारे पहले लोकल रिपोजिटरी में सेव होना चाहिए, हमारे लोकल लैपटॉप में सेव होना चाहिए। उसके बाद वो जाकर कहाँ से, वो हमारे जाके रिमोट सर्वर में सेव हो जाए और वो जाके सिंक हो जाए सबके साथ। ठीक है, तो अब कैसे काम हुआ ये समझो। तो सपोज करो कि ये हमारा वो वर्किंग स्पेस एरिया है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, लोकल रेपो। ठीक है, ध्यान से समझना, ये टर्म्स बड़ा खतरनाक है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक टर्म है, बस एक बार आप फ्लो समझ गए ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं लोकल रिपोजिटरी बोल रहा हूँ कि ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है। ठीक है, लोकल मतलब वही जो हमारे लैपटॉप में पड़ी हुई है, उसी को लोकल स्टोरेज एरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है वो समझते हैं कि लोकल रेपो में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले, एक मिनट, ये मैंने 3 PC बना दिए। ठीक है, यानी कि 3 लैपटॉप बना दिए मैंने, एक तरीके से ये मान के चलो। ये मेरा हो गया PC1, यानी ये मेरा PC1 हो गया ये। ठीक है, ये मेरा हो गया PC2 का, लैपटॉप 2 हो गया, यानी कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप मान लो, जो भी आप मान लो, हार्डवेयर रिसोर्सेज जो भी आप टर्म्स यूज कर सकते हो कर लो। ठीक है, यानी कि एक EC2 इंस्टांस मान लो कि यार मैंने EC2 इंस्टांस पे काम किया। ये मेरा क्या है, एक वर्किंग स्पेस एरिया है। ठीक है, वर्किंग स्पेस आप इसको बोल सकते हो, जहां पर मैं क्या बना रहा हूँ, जहां पर डेवलपर कोड बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्किंग स्पेस। ठीक है, क्योंकि IT की भाषा में ना कुछ चीजें चेंज है, जरूरी नहीं कि वही सेम आपको मिलेंगे। ये हमारा वो वर्किंग स्पेस एरिया है जहां पर लोग क्या बन रहे हैं, कोड बना रहे हैं, अलग अलग अपना डेवलपर कोड अपना बना रहे हैं। ठीक है, अब जहां पर जब इसने कोड बनाया तो वो कोड डायरेक्ट जाकर रिमोट सर्वर से कनेक्ट नहीं होता था, वो कहाँ जाता था, पहले आपके लोकल रिपोजिटरी में सेव होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप बनाओगे पहले आपकी लोकल रिपोजिटरी में जाके सेव होगा पहले, फिर उसके बाद रिमोट सर्वर पे जाता था। इससे बेनिफिट क्या होता था, इससे बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि क्या होता था हमारा इससे बेनिफिट। ठीक है, अब सपोज करो कि इस बंदे ने कुछ कोड लिखा। ठीक है, और कोड लिखने के बाद इसने क्या किया, इस सर्वर को क्या कर दिया, यहाँ पर कोड को कमिट कर दिया। कमिट का मतलब यही है कि उसने कोड को यहाँ पर सेव कर दिया, कहाँ पर, अपने लोकल रिपोजिटरी, यानी कि अपने लोकल सर्वर में जहां पर वो काम कर रहा है, अपने लोकल हार्डवेयर में। ठीक है,
अब यहाँ पर लोकल हार्डवेयर में किया और यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद इसने क्या किया, लोकल हार्डवेयर में अपडेट किया, यानी कि इसके पास पड़ा रहा कोड इसके लोकल में। जब इसको डालना था यहाँ पर तो इसने अपने रिमोट सर्वर में डाल सकता है, और जैसे रिमोट सर्वर में डालेगा अपने गिटहब में, तो वो इन सबके साथ सिंक हो जाएगा। ठीक है, इन सबके साथ क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ये कोड सबके साथ सिंक हो जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल, इसने कोड ए लिखा और ए करने के बाद इसने लोकल अपने एरिया में ऑटोमेटिक आ गया, और इसके बाद इसने रिमोट सर्वर पे डाल दिया, अपडेट कर दिया, सेव कर दिया। तो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अगर कहीं ना कहीं अगर हमारा रिमोट सर्वर डाउन होता है या इसके अंदर कुछ भी इशू आता है, तो यहाँ पर हमारे पास लोकल रिपोजिटरी में हमारे पास कोड है, हम अपना काम कर सकते हैं। और अलग अलग बंदों के पास अपना अपना कोड है, जब वो चाहें अपना अपना लोकल का यूज करके और वहां से काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर एक तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। क्या डिपेंडेंसी खत्म हो गई, ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि अब इनको लोग रिमोट सर्वर का वेट नहीं करना कि रिमोट सर्वर आएगा फिर हमसे यहाँ पर हम उससे कोड लेंगे और उस कोड को लेकर काम करेंगे इस वर्जन के ऊपर। नहीं, इसमें क्या बेनिफिट हो गया, एक तो आपका आपकी लोकल हार्डवेयर में आपको कोड मिल गया, और वहां पे उसके भी अलग अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम बन गए अलग अलग। यानी कि अगर आपने कोई काम किया था सपोज 20 मई को, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, और आपने क्लाइंट को जो नया काम करके दिखाया वो दिखाया था कि भाई मैंने 25 मई का ये वाला काम किया है, देखो ये अच्छा लग रहा है। तो क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने बोला कि जो आपने आज काम किया ना वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपने पुराना वाला मेरे को शायद 20 मई को दिखाया था ना वो ज्यादा अच्छा था, तो आप मेरे को ये ना देकर मेरे को 20 मई वाला काम डिलीवर कर दो। अब भाई पहले तो ये होता था कि भाई अब जो एक बार कोड चेंज कर लेता था वहां फिर वापस रोल बैक नहीं जा पाता था। लेकिन जब गिट आया तो गिट ने क्या बोला कि आप जो भी कोड बनाओगे वो आपके लोकल रिपोजिटरी में उसका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा, और उस वर्जन कंट्रोल के सिस्टम के बिहाफ पर आप उसका क्या कर सकते हो, पुराने वाले पे रोल बैक होकर जा सकते हो। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोन यानी कि एक पुराना स्नैपशॉट आप इसको बोल सकते हो कि पुराना स्नैपशॉट आपका सेव होता जा रहा है करेक्टली, राइट। तो एक तरीके से आपका एक सेव भी होता जा रहा है और ऊपर से आपको सारी चीजें मिल भी पा रही है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही होता था गिट का एक पूरा पूरा फ्लो जिसके ऊपर गिट काम करता है। ठीक है, अब अब सपोज करो कि भाई ये बंदा आया, ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इसके ऊपर काम करना कोड वो काम किया, कोड अपने लोकल रिपोजिटरी में सिंक हो गया, और सिंक करने के बाद जब उसको बोलना है कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ अब शिफ्ट खत्म करके, तो यहाँ पर एक रिमोट सर्वर में डाल के जाओ। रिमोट सर्वर में जैसे ही वो जाएगा वो सबके साथ क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अभी तो 3 पीसी है, हो सकता है 1000 पीसी हो तो 1000 पीसी के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट यही है कि वो कोड सबके साथ सिंक हो जाएगा, और उसको लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें से आपके रिमोट सर्वर से कोड उठा सकते हैं और कोड को लेकर काम कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो कोड ए जिसने बनाया वो ए पे काम नहीं करके क्या करेगा, नेक्स्ट वाला बंदा कोड बी पे काम करेगा, जिसने बी कर दिया होगा वो सी पे काम करेगा। तो एक तो वर्किंग फ्लो वर्क फ्लो हमारा बढ़िया हो गया। दूसरी चीज एक हम बैकअप भी हमारे पास बन गया कि भाई लोकल रिपोजिटरी में हमारे पास बैकअप बना है। तीसरी चीज क्या हो गया, अलग अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम बन गए, यानी कि एक बैकअप हमारे पास हर चीज का एक बैकअप पड़ा हुआ है। यानी कि सपोज अगर कोई हमें पीछे जाना है, 3 दिन पुराने वाला कोड वो हमारा अच्छा था वहां पर हमें काम करना है, या फिर वो हमें अप्लाई करना है तो वो ज्यादा बढ़िया था, तो हम वापस से रोल बैक करके उस वाले वर्जन पे जा सकते हैं। उसको अपना टैग भी देख सकते हैं, और टैग भी देने के बाद आप उसको याद भी कर सकते हो डेट वाइज, और उसके लॉग्स भी पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज था गिट के लिए, इसलिए गिट मार्केट में आया, और इसलिए इसको नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वर्जन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं लोकल रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, और कोई भी बंदा आ सकता है और यहाँ से कोड को पुश कर सकता है। यानी कि अपना पुश कैसे, कि यहाँ पर आया, यहाँ पर डाला, और यहाँ से क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया। इसी में कमांड चलती गिट पुश। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने चेक किया अमेरिका वाले ने कि भाई यहाँ पर इस बंदे ने क्या क्या काम किया, उसने यहाँ से क्या कर दिया, इसको पुल कर दिया। हाँ, कोड को क्या कर दिया, पुल किया, और नेक्स्ट काम करना स्टार्ट किया। फिर इसने ये बंदा क्या किया, इसने इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया, इस कोड को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद यहाँ पर अपने रिमोट सर्वर पे डाल दिया। फिर तीसरा बंदा आया कनाडा वाला, उसने क्या किया, यहाँ से कोड को पुल किया। ठीक है, और डालने के बाद इसने अपना लोकल डिपॉजिटरी में आ गया, उसके बाद इसने अपना काम किया, उसने अपना पुश करके चला गया। फिर तीसरी बात, इस तरीके से फ्लो बनता चला गया, यानी एक तरीके से फ्लो काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये है गिट का रोल कि गिट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ इसकी। ठीक है, थ्योरी नहीं मतलब एक पार्ट है वो समझ लो। देखो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज गिट, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो गिट रिपोजिटरी के ऊपर काम करता है। गिट रिपोजिटरी इज द कंटेन फाइल्स, वो क्या करता है,
फाइल को कंटेन करता है, आपकी हिस्ट्री को कंटेन करता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करता है, मैनेज बाय गिट। ठीक है, द गिट इज रिपोजिटरी। एक क्या है, रिपोजिटरी है, एक वर्किंग डायरेक्टरी है। सपोज एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम आपने माई प्रोजेक्ट रखा, वो एक टीएक्सटी फाइल में है। ठीक है, अब जैसे ही वो टीएक्सटी फाइल आपको कहाँ जाएगी, वो डायरेक्ट आपके लोकल एरिया से कनेक्ट होकर गिट में चली जाएगी, जिसका एक्सटेंशन डॉट गिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अलग अलग वर्जन बन गए, जैसे कि वर्जन 1 आपने एक काम किया, फिर उसके बाद उसका आपने दूसरा कुछ चेंज किया तो उसका वर्जन 2 बन गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर आपको वर्जन 1 पे मूव ऑन होना है तो आप हो सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ना आपकी हिस्ट्री में आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करते हो और सिंक करके वापस कर सकते हो। प्लस आपकी सारी को वर्जन को मैनेज कर रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस यही गिट का काम है। स्टेजेस क्या है, व्हाट इज गिट स्टेजेस? भाई ये बड़ा अच्छा टर्म है। स्टेजेस क्या है भाई? स्टेजेस के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गया है तो गिट के स्टेजेस के बारे में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, गिट एक तरीके से हमारा क्या है, एक तरीके से एक हमारा वर्क फ्लो है, यानी कि एक वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, जिसके ऊपर काम करते हैं। अ, इसको समझाना थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। कैसे समझाऊं? ठीक है चलो, कुछ ना कुछ डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हाँ, इसमें है कुछ। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें है दे रखा है। लेकिन मेरे को एक मिनट को, मेरे को इस तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखो दोस्त, सपोज करो कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एक AWS पे ना EC2 सर्वर बना दिया। ठीक है, ये मेरा एक EC2 सर्वर है। ध्यान से देखना बात को, है ना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक EC2 सर्वर है। ठीक है, EC2 इंस्टांस आप बोल सकते हो कि लिनक्स का एक इंस्टांस बना दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी है, AWS के थ्रू EC का इंस्टांस बना दिया, या आप मान लो कि आपका VMware में पड़ा हुआ एक लोकल सर्वर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें वर्कफ्लो काम कैसे करता है, गिट रिपोजिटरी काम कैसे करती है, इसके अंदर ना 3 एरिया बन जाते हैं। 3 एरिया कैसे, एक पहला एरिया ये बन गया, दूसरा एरिया ये बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये हमारा है एक वर्किंग स्पेस। ठीक है, ये वर्किंग स्पेस एरिया है, ये हमारा स्टेजिंग एरिया है, और ये है हमारा आ, क्या बोलते हैं, वर्किंग स्टेज और लोकल रेपो, है ना, लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को। जब भी EC2 इंस्टांस में हम EC2 इंस्टांस हमने पहले पहले ओपन किया, तो ओपन करने के बाद हमने क्या किया, उसमें एक कमांड चलाई, यम इंस्टॉल गिट -y, क्योंकि गिट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब हमने गिट यहाँ पर डाला। ठीक है, गिट हमने डाला और चेक कर लिया RPM-QA कमांड से ग्रैब करके कि भाई गिट हमारा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, गिट विजिबल हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने एक कमांड चलाई जिसको नाम दिया गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इनिशलाइज कर रहे हैं कि भाई गिट हमारा इनिशलाइज कर दे। तो जैसे ये गिट इनिशलाइज करेगा, तो जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, तो ये कमांड पता है कहाँ जाएगी, ये कमांड जाएगी इस वाले फोल्डर के अंदर, और ये ऑटोमेटिक क्या बना देगा, एक समझ कर लो, एक डायरेक्टरी बना देगा। ठीक है, और उस डायरेक्टरी का मतलब समझ लो डॉट गिट करके एक डायरेक्टरी बन गई। ठीक है, आप डॉट गिट बोल सकते हो, या फिर आप आप उसका नाम भी दे सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि मेरे लोकल डॉट गिट है, या मेरा प्रोजेक्ट डॉट गिट करके एक डायरेक्टरी बन गई। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी के अंदर उस फोल्डर के अंदर 3 स्टेजेस बन जाएंगी। ठीक है, पहला जो है स्टेजेस हमारा बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा वर्किंग स्पेस। ठीक है, वर्किंग स्पेस एरिया। दूसरा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा स्टेजिंग एरिया। तीसरा हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा हमारा लोकल रेपो। ये सब हमारा कहाँ बन रहा है, भाई ध्यान से सुनना, ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारे उसी लैपटॉप के अंदर बन रहा है। ये 3 चीजें अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, आपने लिनक्स डाला, लिनक्स के अंदर ये 3 कमांड चलाई,
3 कमांडों के बाद क्या बनेगा, वो ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा और अंदर के बैकएंड की चीजों के अंदर वो अपना 3 तरीके के अपने एक एरिया बना देगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि सपोज करो कि भाई कोई डेवलपर है, ठीक है, यानी कि एक डेवलपर ने क्या किया, एक डेवलपर बैठा है, उसने क्या किया, अपना एक कोड बनाया, ठीक है, और कोड को यहाँ पर कहाँ डाला है इसने, ये कोड को सबसे पहले कोड बनाकर अपने इधर वर्किंग स्पेस एरिया में बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कोड बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपना कोड इसने डेवलप कर दिया, ठीक है, यानी एक तरीके से कोड अपना इसने डेवलप कर दिया, ठीक है, ये कोड इसने डेवलप कर दिया, कोड बनाया। अब इस कोड को कहाँ लेके जाएगा, वो कोड को लेके जाएगा स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया की जरूरत क्यों है, मैं डायरेक्ट लोकल रेपो में भी तो लेके जा सकता हूँ अपने कोड को, कि यानी कि मैं डायरेक्ट रेपोजिटरी में ले गया और उसके बाद मैंने अपने रिमोट सर्वर पे डाल दिया। आप चाहो ये ऐसा कर सकते हो, लेकिन लेकिन हम स्टेजिंग एरिया में क्यों ले जाते हैं, ऐसा पॉलिसी हम क्यों अलाउ करते हैं, डेवलपर को क्यों बोलते हैं कि आप जो कोड बनाओ उसको स्टेजिंग एरिया में सबसे पहले लेके जाओ, यानी कि आप यहाँ से अपना कोड उठाओ और उसको उठाकर आप स्टेजिंग एरिया में लेके जाओ, यहाँ पर लेके जाओ भाई। ऐसा क्यों करें हम, ऐसा इसलिए करते हैं। अच्छा आप भी, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप कपड़े लेने जाते हो, कपड़े आप कैसे लेते हो, एक चीज मेरे को बताओ पहले तो, मतलब आप कपड़ा परचेज करने जाते हो, कुछ कोई शर्ट लेने जा रहा है, कोई कुछ भी लेने जा रहा है, ठीक है, तो कैसे लेते हो आप, एक फ्लो बताओ, कि जो दुकानदार ने दिया वही ले जाते हो कि पसंद करते हो। पहले देखते हैं, जो पहले सोचा हुआ होता है प्लान करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी के बाद डिसाइड करते हैं कि बार्गेनिंग करते हैं, उसके बाद लेते हैं। मतलब बहुत सा प्रोसीजर होता है कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले। अगर मैं बात करूं इसमें, अगर एक चीज आपकी एक ऐड कर दूं, कि भाई आप प्लान बना के गए कि हाँ भाई मेरे को कोट पैंट लेना है, ठीक है, हाँ। और आप शॉप पे पहुंच गए, उसने हम्म। आपको 100 कोट पैंट दिखा दिए। हाँ। अब आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, कि आपको सेलेक्ट करने का तरीका कैसे फॉलो करोगे आप। सिलेक्ट करने का प्रोसीजर ये होगा कि हमें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद आ रहा है, कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को सपोज लेकर। करो आप, आपको उसमें से 10 कोट पैंट पसंद आ रहे हैं और लेना आपको एक है, तो कैसे करोगे आप, सपोज 2 लेने हैं चलो, तो फॉर तो आप एग्जांपल क्या दो करोगे। लेने हैं, तो फिर मैं हाँ, उसमें ये देखूंगा कि उसका सबसे लोएस्ट प्राइस किसका है। नहीं नहीं मतलब। प्राइस की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ पसंद की बात हो रही है, प्राइस सबका सेम है, यूँ मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बैग कह भी रहा हूँ, देखेंगे। फिटिंग है, देखेंगे, कंफर्टेबलनेस देखेंगे, ठीक है, वो देखोगे, ठीक है, हाँ, बढ़िया, ये भी चीज आपने अच्छी बोली। क्वालिटी लेकिन देखेंगे क्लोथ्स की। लेकिन आप उसको ना एक स्टेजिंग एरिया में सर्च करोगे पहले। स्टेजिंग एरिया टर्म्स में क्यों बोला पता है, यानी कि उसने 100 कोट पैंट दिखाए आपको, उसमें से आपको कितने पसंद आए, 10, तो आपने छाट के 100 में से कितने लाए, 10 लेके आए, राइट, यही बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही करते हैं ना अपन लोग। अगर अपन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, भैया ये निकाल दो, अब इनमें से छाटेंगे ये पसंद आ रहे हैं, हाँ। ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो वो क्या बिल्कुल। होता है, वो स्टेजिंग एरिया ही होता है भाई, ठीक है। सपोज किसी डेवलपर ने यहाँ पर क्या किया, कि अपना कोड बनाया, इसने 3-4 कोड बना दिए, जैसे कि इसने बनाया भाई index.html बना दिया, ठीक है, या फिर इसने yahoo.csv बना दिया, ठीक है, या कुछ भी वट एवर, इसने 10 तरीके के कोड बना दिए। अब लेकिन उसको काम किस पे करना है, उसको काम करना है भाई 2 या 3 पे, कि भाई सपोज करो मेरे को इंडेक्स वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, या मेरे को HTML वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो स्टेजिंग एरिया में आ गया वो, ये प्रोसेस होता है एक तरीके का। कोड कहाँ पर आ गया, स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया में वो छाटेगा, यानी कि 3, अगर उसने 2 बनाए हैं तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को ना ये इंडेक्स वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको मैं लोकल रिपोजिटरी में डाल देता हूँ और उसके बाद मैं रिमोट सर्वर पे डालूंगा। तो ये एक फ्लो होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हो, लोकल से डाल सकते हो, ठीक है। बट ये स्टेजिंग एरिया में लाने का मतलब है कि आप उसमें से देख रहे हो कि कौन सा कॉम्पिटेबल है ज्यादा कोड, कौन सा ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर रहा है, किसकी लेटेंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, कोड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी कौन दे रहा है, इमेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी कौन दे रहा है। जैसे आपने एक अभी एक बात बोली कि मैं पहन के देखूंगा कि मेरे को कंफर्टेबल कौन सा लग रहा है, हल्का कौन सा लग रहा है, वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप यही देख रहे हो कि कोड कॉम्पिटेबल कैसा है मेरे सॉफ्टवेयर के साथ,
ठीक है। तो गिट ने एक और काम अच्छा किया कि वो टेस्ट करके बता देता है कि भाई ये वाला स्टेजिंग एरिया में ये वाला कोड ना बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका। आप इसको लेते हो तो इसमें इमेजेस भी आपकी क्लियर आ रही है, 3D में बन रही है, मतलब 3D वर्ड नहीं यूज कर रहा, मतलब अच्छी बन रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, और साइज को वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम करके आप एक आपकी अच्छी वेबसाइट बना के आपको दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म्स यूज हुआ। ठीक है। अब सपोज करो ये जो बंदा था, ठीक है, EC2 इंस्टांस बनाया था मैंने मुंबई में, है ना। अब मैंने क्या किया, एक और इंस्टांस बना दिया। ठीक है। इससे बिल्कुल रिलेटेड एक और इंस्टांस बना दिया मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में। ठीक है। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है। सेम कैसे, यानी कि वो 3 स्टेजेस बनाएगा अपनी। ठीक है। इस तरीके से 3 स्टेजेस बनाएगा। पहली वाली वही आपकी जो है, 1 मोमेंट। ठीक है। पहला वही आपका एक वो बनाएगा, क्या कहते हैं, वर्किंग स्पेस बनाएगा। फिर आपका बनाएगा लोकल, क्या कहते हैं, स्टेजिंग एरिया। फिर आपका बनाएगा भाई लोकल रेपो। इस तरीके से स्टेजेस बनेगी। ये भी एक EC2 इंस्टांस बन गया, लेकिन ये कहाँ पर बनाया मैंने, नॉर्थ वर्जीनिया में बना दिया। ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया में मैंने बना दिया इस इंस्टांस को। अब सपोज करो कोई ए बंदा था, यानी कि कोई ए डेवलपर था। ठीक है। और ये कोई बी बंदा है। ठीक है। ये आता है नाइट में और वो आता है मॉर्निंग में। तो अब फर्क कैसे, अब ये स्टेजिंग पे काम कैसे करेंगे भाई, ये बिल्कुल एक तरीके का फ्लो बन गया कि भाई इस तरीके से हमको काम करना है। ठीक है। अब सेम इसमें भी ये भी एक फ्लो बन गया कि हमारा जो है एक रिपोजिटरी बन गई, जिसको आपने गॉड डॉट गिट करके नाम दे दिया, कुछ भी आपने, जो सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है। अब ये एक दूसरे सिंक क्यों होंगे, अब ये सिंक जैसी होगा। ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक क्या बन जाए, हमें एक बनाना पड़ेगा यहाँ पर गिटहब, जिसको क्या नाम दिया मैंने, गिटहब। ठीक है। ये बन गया दोस्त हमारा गिटहब। ठीक है। अच्छा, गिटहब क्या है, वो गिटहब माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है। और वहां पर हमें पेड करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टोरेज एरिया है, डाटा है हमारा, यहाँ पर कोड, यहाँ पर हमारा डेवलप हो रहा है, डेवलपर ला के कोड डाल रहा है। ठीक है। अब इसी चीज में पता है क्या करता है, इसी चीज में पूरा पूरा एक फ्लो क्या बनता है, एक स्टेजिंग मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके के एरिया होते हैं। अब यहाँ पर लाकर बंदा क्या कर रहा है, कोड को पुल कर रहा है और पुश कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये जो बंदा है, कंट्रोल ए का बंदा कंट्रोल बी पे बैठा हुआ है। अब इसको यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अपनी लोकल रिपोजिटरी से यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। अब नया बंदा आया, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर गया और कोड को पुल कर दिया। इसने क्या किया, इसने किया पुश। और जब वो रात को बंदा आया, उसने किया, इस कोड को उठाया, पुल किया और नेक्स्ट काम किया। फिर पुल करने के बाद इसने क्या कर दिया, उसको दोबारा से पुश कर दिया, यानी कि गया फिर दोबारा, फिर तीसरा बंदा आया, उसने उस कोड को दोबारा से पुल किया और अपना काम स्टार्ट किया। फिर सुबह वो बंदा आया, फिर उसने अपडेट करके पुश किया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि भाई जो आप काम कर रहे हो अपने लोकल एरिया में कर रहे हो, लोकल में भी अवेलेबल है। उसके बाद आप कहाँ पहुंच रहे हो, उसको अपने गिटहब में डाल रहे हो, गिटहब में वो बंदा आ रहा है, उस कोड को पुल कर रहा है और अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट कर रहा है। फिर वो तीसरा बंदा आ रहा है, वो पुश कर रहा है। ये दो का तरीका बताया मैंने, लेकिन ये पूरे सबके लिए काम करेगा, चाहे 2 लोग हो, 200 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, सबके लिए काम करेगा। तो ये एक तरीका है काम करने का। ठीक है। और देखो, सेम इसी में देखो फ्लो बना हुआ है, जैसे मैंने क्या बताया, व्हाट इज द स्टेजेस, स्टेज ऑफ गिट, यानी कि एक वर्किंग डायरेक्टरी, जिसको मैंने वर्किंग स्पेस अभी आपको नाम दिया, एक स्टेजिंग एरिया, एक गिट डायरेक्टरी। नाम देख लो, भले ही थोड़े से अलग हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जो टर्म्स यूज होते हैं कंपनी के अंदर, वो नाम मैंने आपको बताए हैं। वो वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और गिट डायरेक्टरी। ठीक है। तो वो उन्हीं 3 चीजों की बात कर रहा हूँ, वही स्टेज ऑफ गिट है हमारी। ठीक है। अब इनका मतलब समझो। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी हमारा होटल देवोमिन, मैं अभी 1 मिनट रुकना। सो वर्किंग डायरेक्टरी एरिया ऑफ लाइव फाइल्स, यानी कि वो वर्किंग डायरेक्टरी है जहां पर हमारी लाइव फाइल्स पड़ी हुई हैं, ऑल्सो नोन एज अनट्रैक एरिया, जिसको हम क्या है, अनट्रैक कर सकते हैं, यानी वो ट्रैक नहीं कर सकते, अनट्रैक्ड एरिया है, यानी कि हमारे लोकल वर्किंग स्पेस में पड़ा हुआ है, हमारे लोकल रेपोजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। सो एरिया ऑफ लाइव फाइल्स, यानी लाइव फाइल्स हैं, फाइल लाइव है, जो काम आप कर रहे हो वो अपडेट हो रहा है, एस नोन वो आप जानते हो, बट एस अनट्रैक्ड उसको कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है, वो एरिया है, तो उसको आप वर्किंग स्पेस या फिर वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहे हो। स्टेजिंग एरिया का काम क्या है, स्टेजिंग एरिया व्हेन गिट स्टार्ट ट्रैकिंग,
अब आपने उसको स्टेजिंग एरिया में डालेगा तो क्या करोगे, वो स्टेज के क्या करेगा, ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेगा एंड सेविंग चेंजेस, और उस चेंजेस को सेव करेगा, दैट ऑकर इन फाइल, है ना, तो उस फाइल को ऑकर करेगा। फिर उसके बाद आप उसको डालोगे अपने गिटहब में, जिसको नाम क्या दिया मैंने, गिट डायरेक्टरी। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो उसने टर्म्स यूज किया, गिट डायरेक्टरी क्यों किया है, गिटहब क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि गिटहब एक सॉफ्टवेयर है दोस्त, एक स्टोरेज का पार्ट है, ठीक है। अब हो सकता है इसके बदले S3 आ जाए, हो सकता है इसके बदले गिटलैब आ जाए, गिटहब आ जाए, या कुछ भी एक डायरेक्टरी गूगल ड्राइव आ जाए, तो मैं इसको नाम नहीं दे सकता। इसको नाम क्या दिया, गिट डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी जिसमें आप अपना सेव कर रहे हो, जो रिमोट सर्वर पे आप सेव कर रहे हो, ये रिमोट सर्वर है। ऑल्सो कोड लोकल रेपो, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, लोकल रेपो इन योर गिट रेपो। इट इज एरिया वेयर गिट सेव एवरीथिंग, जहां पर क्या हो रहा है, सब कुछ सेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें क्या हो रही हैं, सेव हो रहे हैं, इसी का यही वर्क फ्लो है, ठीक है। तो ये है स्टेजेस ऑफ गिट के, ये एक फ्लो है। देखो जैसे मैंने 3 एरिया बताए यहाँ पर आपको, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और गिट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डॉट गिट डायरेक्टरी या रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेकआउट द प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट को क्या हो रहा है, चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ फाइल को स्टेजेस करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कोड को क्या हो रहा है, कमिट हो रहा है, कोड यहाँ पर कमिट होके जा रहा है अपनी लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। रिमोट रिपोजिटरी क्या है, वो गिटहब, देखो जैसे मैंने नाम दिया, रिमोट रिमोट रिपोजिटरी हमारी गिटहब है, ठीक है। सो रिमोट रिपोजिटरी इज स्टोर्ड, वो क्या कर रहा है कि स्टोरेज का काम है, रिमोट रिपोजिटरी इज स्टोर ऑन द कोड होस्टिंग सर्विस लाइक गिटहब ऑन द ऑन इंटरनल सर्वर, यानी कि जो आपका इंटरनली सर्वर है, रिमोट सर्वर है, वहां पर क्या कर रहा है, सेव कर रहा है आपकी जो आपने कोड बनाया है, आपकी फाइलों को, आपकी जो है आपने कोड डेवलप किया है उसको। सो रिमोट रिपोजिटरी इज स्टोर ऑन अ कोड होस्टिंग सर्विस लाइक गिटहब ऑन एन इंटरनल सर्वर, ठीक है, इंटरनल सर्वर डाल रहा है। अब अच्छा यार, इसमें मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें जो कोड आपने बनाया था लोकल रिपोजिटरी के अंदर, उसको बोला जाता है ब्रांच, ठीक है, ब्रांच नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर ऊपर आओ, यहाँ पर आपने कोड बनाया था, राइट, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पर आपने कोड बनाया था लोकल रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रांच। मैंने नाम बताया नहीं, बताना था, भूल गया, ठीक है। इसको ब्रांच भी नहीं बोलते, इसको बोला जाता है मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये हमारी मास्टर ब्रांच है, ठीक है, जहां पर हमारा कोड लिखा जा रहा है रिपोजिटरी के अंदर, मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच से क्या होता है, कोड हमारा कहाँ जाता है, गिटहब के अंदर जाता है, ठीक है। उसको सिर्फ क्या बोला जाता है, ब्रांचेस बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है ब्रांचेस, ठीक है। उसको ब्रांचेस होती है जो, अच्छा मैं, जब कोई डेवलपर आता है तो उस ब्रांचेस के अंदर जाता है और कोड को पुल करता है, पहले वो कोड लेता है कि सामने वाले ने क्या डाला है, फिर उस कोड को लेकर फिर अपना कोड डेवलप अपडेट करके फिर दोबारा से उस कोड को कमिट करता है, उसको हम बोलते हैं पुश करना। कमिट बोलना यानी कि पुश करता है वहां पर, ठीक है। कमिट ये चीज बोल सकते हो, कमिट होता है ना, वो लोकल रिपोजिटरी में जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, पुश करता है अपनी ब्रांचेस के अंदर, वो मास्टर ब्रांचेस से अपना कोड उठाकर कहाँ कर जाता है, ब्रांचेस में ले जाता है, अपने गिटहब में ले जाता है, ठीक है। तो इस जहां पर जो कोड लोकल रिपोजिटरी में पड़ा होता है उसको मास्टर ब्रांच बोलते हैं, और जो वहां पर चली जाती है गिटहब के अंदर, वो ब्रांचेस होती हैं हमारी, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं अलग अलग वर्जन कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। सो व्हाट इज ब्रांचेस इन गिट, ब्रांच इन अ गिट अ वे, वो एक तरीका है टू कीप डेवलपिंग, यानी कि डेवलपिंग करने का, एंड कोडिंग अ न्यू फीचर, आपको न्यू फीचर, और यू कैन से द मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड स्टिल नॉट इफेक्टेड, ये क्या है, आपको नॉट इफेक्टिंग टू मेन ब्रांच, जो आपकी लोकल मेन ब्रांच है उसको इफेक्ट नहीं करेगा ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यानी कि आपकी लोकल मेन मास्टर ब्रांच को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गिट इज जस्ट लाइक अ तरीका है काम करने का, डेवलपिंग करने का, कोड को मॉडिफाई करने का, और उसमें न्यू फीचर एड ऑन करने का, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ प्रोजेक्ट वर्क, बट स्टिल नॉट इफेक्टिंग ऑन द मेन ब्रांच, इट इज नॉट इफेक्टिंग ऑन योर मास्टर ब्रांच, आपकी लोकल मास्टर ब्रांच को कोई फर्क नहीं पड़ता एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। इंटरनली कनेक्ट होती हैं, लेकिन करने का तरीका ये समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। दैट इज थैंक यू, बट आई हैव वन मोर, दिस वन, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके थ्योरी सेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमें समझना जरूरी है, ठीक है। सो गिट इज फ्री, गिट फ्री है, ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ओपन सोर्स बिल्कुल फ्री है हमारे लिए,
सबसे पहले मार्केट में आया था वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इन शॉर्ट वीसीएस, हेल्प द सॉफ्टवेयर टीम मैनेज चेंजेस इन द सोर्स कोड ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम में हमें क्या करता था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम करके देता था। वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कीप्स ट्रैक, वो क्या करता था, ट्रैक करता था फॉर एवरी मॉडिफिकेशन टू द कोड ऑन द स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस को वो क्या करता था, ट्रैक करता था। VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टीम टू रोल बैक, वो मदद करता था आपको रोल बैक करने में। सपोज आपने वर्जन 1 बनाया था, आपने अब वर्जन 4 पे पहुंच गए, क्लाइंट कह रहा है मेरे को पहले वाला ही वर्जन पसंद था, 4 पसंद नहीं आ रहा, इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं, इसमें कुछ बग्स हैं, तो मुझे वर्जन कंट्रोल फर्स्ट इज फाइन फॉर मी। सो यू कैन इजीली रोल बैक एंड यू कैन ट्रांसफर योर सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सो roll back to the previous version in case of anything issue of the specific version. Okay, so you can move on to that one previous version. नीड ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्यों जरूरत पड़ी, टाइप्स ऑफ वीसीएस, कौन से कितने टाइप के वीसीएस हैं। एक है दोस्त हमारा सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हमने पढ़ा सीवीसीएस। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया डीवीसीएस। ठीक है, सेंट्रलाइज वीसीएस में क्या था, सेंट्रलाइज वीसीएस यूजर्स एज अ सेंट्रलाइज सर्वर, ये वो क्या एज अ सेंट्रलाइज सर्वर, जो सेंट्रल सर्वर था टू स्टोर ऑल द फाइल्स एंड इनेबल टीम्स कोलैबोरेशंस। ठीक है, वो सारी टीम को कोलैबोरेट करता था और इनेबल करता था आपकी फाइल्स को। ठीक है, कंट्रोल करता था, दैट्स कॉल्ड इज द सेंट्रलाइज। So CVCS work on a single repository. It will work on the single repository to which user can directly access for the central server. Means सेंट्रल सर्वर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिमोट सर्वर की, यानी कि वो क्या काम करता था, एक सिंगल रिपोजिटरी के ऊपर काम करता था, उसमें लोकल रिपोजिटरी नहीं थी, कोई स्टेजिंग एरिया नहीं था, कोई वर्किंग स्पेस नहीं था। ओनली पीसी से आप डायरेक्ट जाकर उसमें रिमोट सर्वर पे अपना कोड डाल देते थे। लेकिन रिमोट सर्वर की अगर कुछ इशू आता था तो वहां पर हमें ये बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रलाइज का काम। तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे, इसलिए हम काम मूव ऑन करें डिस्ट्रीब्यूटर पे। सो गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता था, इसका देखो एक बहुत अच्छा सा इन्होंने डायग्राम बना रखा है। ये सर्वर, रिमोट सर्वर रिपोजिटरी, जैसे मैंने बताया, यहाँ हमारी वर्किंग कॉपी है, PC1, PC2, PC3 है। ठीक है, कोड कमिट कर रहा है और सामने वाले को अपडेट मिल रहा है, यहाँ पर अपडेट हो गया सर्वर। बी बंदा आया, बी बंदे ने काम किया, पहले कोड को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद कोड कमिट किया, यहाँ रिमोट सर्वर पे डाला। तीसरा बंदा है, अगर इनकेस ये खराब हो गया तो ये तीनों बंदे बैठे रह जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो 10 दिन तक, कभी 2 दिन तक, कभी 3 दिन तक कहानी चली जाती थी। ठीक है, तो ये बड़ा खराब चीज हो जाती थी। हम क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय हमने हायर किया है तो वो कंटिन्यूअसली काम करे, वो रुके नहीं। तो रिमोट सर्वर की वजह से हमारा काम यहाँ रुक जाता था। हेयर ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर। ठीक है, यहाँ पर हर एक जो वर्क स्टेशन एरिया या वर्किंग स्पेस एरिया है, वो कनेक्टेड है सेंट्रलाइज कोड रिपोजिटरी से, यानी कि हमारे रिमोट सर्वर से। ड्रॉबैक क्या है, इट इज नॉट लोकली अवेलेबल, यानी कि ये लोकल अवेलेबल नहीं है। यानी कि हम चाहते हैं कि जो डेवलपर कोड बनाए उसके लोकल लैपटॉप में पहले सेव होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो है मास्टर, जो हमारी मास्टर ब्रांच है, जो हमारी ब्रांचेस है, उसके पास जाना चाहिए। मैं ब्रांचेस बोल रहा हूँ, ये बहुत सही वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत लोग बताते नहीं है, लेकिन ये ब्रांचेस ही हैं जो यूज कर रहे हो आप। ठीक है, सो दिस इज नॉट लोकली अवेलेबल, ये लोकली अवेलेबल नहीं है। और वो और क्या ड्रॉबैक है, क्रैश, ये क्रैश हो जाता था भाई। अगर रिमोट सर्वर क्रैश हो गया, क्रैश ऑफ सीवीएस विल रिजल्ट इन द लूजिंग द एंटायर डेटा, आप पूरा डेटा लूज कर देते थे, ऑल एंटायर डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट का डेटा। तो ये हमारे लिए बहुत गलत था, दिस इज द ड्रॉबैक। फिर आया मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जस्ट कॉल्ड डीवीसीएस। ओके, सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एवरी कंट्रीब्यूटर हैज अ लोकल कॉपी, हर रिपोजिटरी के पास अपनी एक लोकल कॉपी, और यू कैन क्लोन द मेन रिपोजिटरी, आप मेन रिपोजिटरी में उसको क्लोन भी कर सकते हो, दैट इज अ बेनिफिट। ठीक है, यूजर्स कैन चेंज एंड कमिट लोकल रिपोजिटरी, वो चेंज कर सकते थे अपने और कमिट कर सकते थे अपनी लोकल रिपोजिटरी विदाउट एनी इंटरफेस, आप बिना किसी इंटरफेस के कर सकते हो। उसमें रिमोट सर्वर से आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती थी, यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने विदाउट एनी इंटरफेस से अपनी ब्रांच को पुल या पुश कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल कमांड से। कौन सी कमांड, गिट पुश और गिट पुल। अगर कोड को पुल करना है, सामने वाले ने क्या अपडेट किया है, नया अपडेट चाहिए, गिट पुल चलाओ, आपके पास अपडेट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैंने अब कोड को अपडेट कर दिया, मैं इसको पुश करना चाहता हूँ, ओनली यू शुड
रन अ सिंगल कमांड गिट पुश, दैट्स इट। ठीक है, कमांड के बाद ऊपर बात करेंगे, कोड भी बना के दिखाऊंगा, कोड को पुश और पुट भी करके दिखाऊंगा, ये सारा प्रैक्टिकल होगा। ओके, सो यूजर कैन अपडेट देयर लोकल रेपो फ्रॉम द सेंट्रलाइज सर्वर, यूजर कैन अपडेट द सेंट्रलाइज सर्वर फ्रॉम देयर रिपोजिटरीज। ओके, सो यूजर क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं सेंट्रलाइज सर्वर को फ्रॉम देयर रिपोजिटरी, अपनी लोकल रिपोजिटरी से। यूजर कैन अपडेट द लोकल रेपो, अपने लोकल रिपोजिटरी को अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम सेंट्रलाइज सर्वर, पुल करके और पुश करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है, मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ रिपोजिटरी एट द रिमोट सर्वर, यू जस्ट कॉल सेंट्रलाइज सर्वर। यहाँ पर इस पीसी में काम हो रहा है, कोई ए बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, उसने कोड बनाया, यहाँ पर कमिट किया। ठीक है, वो इस अपनी लोकल रिपोजिटरी में गया, लोकल रिपोजिटरी करने के बाद इसने क्या कर दिया, कोड को पुल कर दिया, यानी कोड अब यहाँ पर आ गया पुल होने के बाद। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, गलत वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बंदे ने काम किया, यहाँ पर कोड को कमिट करने के बाद, अपडेट करने के बाद यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में डाला, फिर यहाँ पर पुश किया इसने, सॉरी पुल नहीं किया, पुश किया, यानी जो बनाया उसको पुश कर दिया, तो वो कहाँ पर आ गया, इस सर्वर पे। बंदा बी आया, उसने क्या किया, उसने भी अपना कोड बनाया, कमिट करके अपने लोकल में डाला, लेकिन उसने देखा कि भाई कितना काम हुआ है, तो इसने पहले पुल किया। ये पुल करने के बाद क्या है कि यहाँ पर जिसके पास रिपोजिटरी में सामान आ गया, फिर अपडेट करने के बाद इसने पुश कर दिया अपनी लोकल रिपोजिटरी से। ये इसने काम किया, अपडेट किया, सेम इस तरीके से वर्कफ्लो बनता गया, इस तरीके से पूरा वर्कफ्लो काम कर रहा है। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, एक तो डेवलपर की सिंकिंग हो गई, टीम अपडेट हो गई, टीम को कोलैबोरेट मिल गया। एक सिंगल प्रोजेक्ट पे अगर कोई 4 बंदे काम कर रहे हैं तो वहां पर कोलैबोरेशन बन गया, रिपोजिटरी इंटरनली कनेक्ट हो गई, और स्टेजिंग एरिया आ गया, बहुत सारी बेनिफिट हमें मिल गए। तो इसी को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें बेनिफिट की बात सुनो। ऑपरेटर्स इन डीवीसीएस आर फास्ट, वो फास्ट हो गया। नाउ चेंजेस कैन बी डन, है ना, अब चेंजेस डन कर सकते हैं अपन लोकली विदाउट मैन इन द सेंट्रल डाटा। ओके, ओके, मैन मतलब आपकी कोई पर्टिकुलर कोई सेंट्रल डेटा है, आप उसको करना चाहते हो, तो मतलब आप उसको बिना पुट करे कर सके आप कर सकते हो बड़े आराम से, वो आपका लोकली सिंक हो रहा है बड़े आराम से। इफ द सेंट्रल सर्वर गेट्स क्रैश्ड, अगर आपका इन केस अगर आपका रिमोट सर्वर या सेंट्रल सर्वर गेट क्रैश हो जाता है, सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम द लॉस डेटा, अगर आप डेटा को लॉस कर सकते हो, तो कैन बी इजीली रिकवर्ड फ्रॉम एनी कॉन्ट्रीब्यूटेड लोकल रिपोजिटरी, आप लोकल रिपोजिटरी से कॉन्ट्रीब्यूट कर कर अपने डेटा को दोबारा से सिंक करा सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईपीएस कौन कौन से थे, एक तो सेंट्रलाइज, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज आपने पढ़ लिया, सीवीसीएस यूज सेंट्रलाइज फॉर स्टोर फॉर द फाइल्स एंड इनेबल फॉर द कोलैबोरेशंस, एंड सीवीसीएस वर्क ऑन द सिंगल रिपोजिटरी व्हिच इज कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फॉर द सेंट्रलाइज सर्वर्स, दैट्स इट, सो दैट इज गिटहब। ठीक है, ये आपका था गिटहब और गिट का एक थ्योरी सेशन। अब कल अपन इसमें स्टार्ट करेंगे आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें मैं पुल करना, पुश करना, मास्टर ब्रांच बनाना, ब्रांच को दिखाना, सोर्स कोड डालना, वो सारे काम अपन इसमें करेंगे। ठीक है दोस्त, आया कुछ समझ में नहीं आया?